नमस्कार, कोविड ओपीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और इंडिया न्यूज हर दिन आपके लिए सुबह 11 बजे खोलता है कोविड ओपीडी। अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा कोई सवाल है या फिर वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की भ्रांति आपके मन में है, कोई सवाल आप अगर करना चाहते हैं तो हमारे साथ अब से कुछ ही देर में एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ेगा और आप अपना सीधा सवाल डॉक्टर से कर सकते हैं। इंडिया न्यूज लगातार नीचे एक नंबर फ्लैश कर रहा है जिसका इस्तेमाल करके आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। लेकिन कोविड की शुरुआत करें उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज भी आप देख लीजिए। देश में पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,32,788 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 3,207 लोगों की मौत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,31,456 लोग रिकवर हुए और देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी बढ़ा है। 92.48% तक ये हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक आपको बता दें कि 594 डॉक्टर्स की भी मौत हो गई है। हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, सबसे अहम जिम्मेदारी डॉक्टर्स ने कोरोना काल में निभाई है। लाखों जिंदगियों को बचाया है हमारे डॉक्टर्स में। लेकिन आपको बता दें कि इस लहर में अब तक 594 डॉक्टर्स की भी मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में अगर हम कोरोना के आंकड़े की बात करें तो 2,31,456 लोग इससे रिकवर हुए हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी बढ़ गया है, 92% के आसपास पहुंच गया है। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 594 डॉक्टर्स की भी मौत हुई है। वहीं राहत की बात यह है कि जो दूसरी वेव आई थी अब उसकी रफ्तार धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। हालांकि मौत की जो डेथ रेट है उसमें कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर हम दुनिया भर की बात करें तो अभी भी हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो सेकेंड वेव आई है अब उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, कंट्रोल में हो रही है। लेकिन समझना आपको ये पड़ेगा कि हमें अब भी होशियार रहने की जरूरत है, अब भी हमें सतर्कता बरतनी है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हमारे आसपास के लिए, हमारे आसपास के जो रह रहे लोग हैं उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं सरकार का टारगेट ये है कि दिसंबर तक सबको टीका लग जाए। सरकार ने ऐलान भी किया है कि दिसंबर तक हमारी कोशिश रहेगी कि सभी को टीका लगाया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि थर्ड वेव दस्तक देने वाली है और ऐसे में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराया है। आपने फर्स्ट फेज में देखा जो थोड़ी उम्र दराज लोग थे सबसे ज्यादा उनमें इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देखी गई और उसके बाद जब सेकेंड वेव आई सबसे ज्यादा यूथ्स इसके चपेट में आए और अब जब थर्ड वेव आ रही है तो कहा यह जा रहा है कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसे मामले भी सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में हमारी सतर्कता बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि दिसंबर तक हम वैक्सीनेशन की तैयारी में है कि पूरा देश वैक्सीनेट हो जाए। लेकिन क्या ये संभव है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन पर सरकार फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। लखनऊ के साथ ही जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर मेगा कैंप लगाकर वैक्सीनेशन अभियान सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। इस पर हमारे सहयोगी जय शुक्ला की आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। मेगा कैंप की शुरुआत हो चुकी है और शहरों में इसकी शुरुआत होने के बाद आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस मेगा कैंप की युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो मोहनलालगंज में राधा स्वामी सत्संग व्यास बना हुआ है वहां पर हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन के मेगा कैंप के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। पीछे मास्क रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है। यहाँ तक जो लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर देख रहे हैं पानी की और चाय की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हम और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लगभग एक बार में 1500 लोगों को बिठाने की भी व्यवस्था की गई है। एक बार में अगर 1500 लोग आते हैं तो उनके लिए लगातार यहाँ देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं जिसपे लोग बैठेंगे। आते ही यहाँ पर उनको पहले बिठाया जाएगा और उसके बाद आपको और आगे दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा। हम एक एक चीज आपको बारीकी से हर एक तस्वीर दिखाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेगा कैंप को लेकर के किस तरह से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। ये राधा स्वामी सत्संग व्यास है जहाँ पर ये पूरा मेगा कैंप शुरू होगा। फिलहाल उसको लेकर के यहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है और लगातार ये 10 रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं। ठीक देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसी तरह से लगातार 10 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं और इसी में आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की पूरी टीम होगी, वैक्सीनेटर होगा, वो यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन करेगा। यहाँ पर 18+
के लिए 5 काउंटर रिजर्व किए गए हैं और 45+ वालों के लिए 5 काउंटर रिजर्व किए गए हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए जो CSC अधीक्षिका हैं डॉक्टर ज्योति कामले, उनसे पूछते हैं कि इस मेगा कैंप को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। मैडम, किस तरह की पूरी तैयारियां चल रही हैं मेगा कैंप को लेकर के? मेगा कैंप राधा सत्संग स्वामी जो है मोहनलालगंज, यहाँ पे हम लोगों ने मेगा कैंप के लिए ऊपर से ऑर्डर हुआ है कि DM लेवल से कि यहाँ पे हम लोग कैंप करेंगे और तैयारी बहुत अच्छी है। और यहाँ के जो संचालक अरोड़ा जी, उन्होंने पूरी तैयारी अच्छे से कर दी है। बस एक बार में कितने लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन हो पाएगा एक दिन में? एक बार में लगभग 3000 कैंडिडेट्स का हो सकता है। उस हिसाब से 10 काउंटर्स बने हुए हैं अच्छे से, चेयर अरेंजमेंट भी अच्छी है, 3000 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ आपने देखा कि सरकार की जिस तरह से मंशा है कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेटेड किया जा सके, उन तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके, तो ऐसे में जगह जगह जो मेगा कैंप है उनकी शुरुआत की जा रही है। राजधानी लखनऊ में मेगा कैंप की शुरुआत हो चुकी है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मेगा कैंप को लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारियां भी चल रही हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो चलिए अब कोविड OPD की शुरुआत करते हैं। लगातार इंडिया न्यूज पर नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों का इस्तेमाल करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पूरा पैनल मौजूद होगा आपको जवाब देने के लिए। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूं। डॉक्टर शीतल वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं KGMU, हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह सीनियर फिजिशियन है, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शीतल के पास आना चाहूंगी। डॉक्टर शीतल, चूंकि अब सेकेंड वेव कुछ हद तक हमें कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है, आंकड़ों में कमी आ रही है, डेथ रेट में कमी आ रही है, रिकवरी रेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि अब कुछ हद तक सेकेंड वेव का खतरा टल गया है? देखिए, बिल्कुल हम लोगों के लिए ये हर्ष का ही विषय है कि हम लोग जब रोज आंकड़े देखते हैं तो धीरे धीरे आंकड़ों में गिरावट आ रही है। और अभी हर शहर में जहाँ कोरोना के केसेस 6000 से ऊपर थे, अब 100 के नीचे ही रह गए हैं ज्यादातर जहाँ पे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करा जाना और उसके साथ साथ लॉकडाउन और कोरोना का प्रोबेबली नेचुरल कोर्स ऑफ द वायरस ऑल्सो ही कुछ इस तरीके का है कि अब हमारे को केसेस में काफी गिरावट दिख रही है, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर शीतल, ये माना जाए कि ये जो शांति है कहा जाए एक तरीके से, क्योंकि हमने फर्स्ट वेव के दौरान भी देखा है केसेस अचानक से बढ़ते और फिर अचानक उतनी ही तेजी, जितनी तेजी से बढ़ते उतनी तेजी से केसों में कमी भी आती है, लेकिन उसके बाद सेकेंड वेव अचानक आती है और वो इतनी तेजी से तबाही लाती है कि उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये माना जाए कि जब दूसरी वेव अब धीरे धीरे कम हो रही है तो थर्ड वेव भी अब जल्द दस्तक देने वाली है? देखिए, कोई भी प्रेडिक्शन एनालिसिस इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है कि वो एग्जैक्ट आपको बता पाए कि कब कौन सी वेव आने वाली है। हाइपोथेटिकल एनालिसिस ही होते हैं सिर्फ कि ये वेव अब आ सकती है, अब नहीं आ सकती है। तो ठीक है, अगर कोई अनुमान लगाया जा रहा है तो हमें इसको बिल्कुल दरकिनार नहीं करना चाहिए, उसको एक अलर्ट की तरह लेना चाहिए और हमें पूरी अपने को रेडीनेस रखनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए, पूरी तैयारियां रखनी चाहिए कि अगर आ जाए तो हम लोगों के अंदर पास डॉक्टरों के और मैन पावर की और संसाधनों की, दवाइयों की, इक्विपमेंट की, कंज्यूमेबल्स की कोई कमी ना हो। तो सारे सामान हमारे पास हो, लेकिन हाँ, हमारा ये भी फर्ज जरूर है कि लोगों में अननेसेसरी पैनिक भी ना हो। ये बस उनको, हम लोगों को ये बताना चाहिए कि ये अगर आती है वेव तो हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन घबराने की और चिंता करने की बिल्कुल भी कोई बिल्कुल डॉक्टर शीतल, ये बहुत अहम हो जाता है कि लोगों को सतर्क रहना है, ना खुद पैनिक होना है और ना ही पैनिक क्रिएट करना है। चलिए कॉलर की ओर बढ़ते हैं। मिथुन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथुन, इंडिया न्यूज की कोविड OPD में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मिथुन, आप सवाल ले सकते हैं। आपका सवाल क्या है? मिथुन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर शीतल, जैसे कि हम भी बता रही थी अभी कि हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है, हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना और अपने आप को तैयार कर ले थर्ड वेव के लिए। डॉक्टर शीतल, थर्ड वेव के लिए अगर मैं तैयारी की बात करूं तो किस तरीके से हमें अपने आप को तैयार रखना है पहले ही, कि अगर थर्ड वेव आती है तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी हमारे यहाँ कोई महामारी या पैंडेमिक आता है या एपिडेमिक आता है तो हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता हो जाती है टर्शरी केयर सेंटर्स और हायर इंस्टीट्यूट्स पे, चाहे वो किसी भी सिटी के हों। तो जब आपका पैंडेमिक आता है तो कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हो जाता है और बहुत ज्यादा संख्या में लोग
लोगों को इलाज की जरूरत होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें दिखता है कि हेल्थ स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है। तो जो तैयारी है वो CHC, अर्बन हेल्थ सेंटर्स और PHC लेवल तक पे होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जब तक संसाधन नहीं होंगे हम लोग पैंडेमिक और एपिडेमिक को झेलने में कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आएंगी। जब हमारा पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पेरिफेरल सेंटर से है, जब तक वो सुदृढ़ नहीं होगा, हमारा इसीलिए यही है कि थर्ड वेव के लिए हमें अपने पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स और इन सारे जो नीचे के जो हॉस्पिटल्स हैं उसको पूरी तरीके से ऑक्सीजन सपोर्ट हो, चाहे मैन पावर हो, डेजिग्नेटेड आपका स्टाफ हो, तो हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल डॉक्टर शीतल, आपने बहुत अहम बात कही है कि हमारे पास लोगों की भी कमी। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो सेकेंड वेव में बहुत बड़ा एक हमें ये भी रीजन दिखाई दिया कि डॉक्टर्स की कमी भी कहीं ना कहीं देश को खली है। तो अगर थर्ड वेव की तैयारी करनी तो डॉक्टर्स को भी हमें पूरी तरीके से तैयार करना होगा, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत भी। बिल्कुल सही बात है। अभी कई जगहों पर ये हो रहा है कि इंटर्न्स को और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को लिया गया है अस्पतालों में। तो हमें बिल्कुल डॉक्टर्स को स्पेशल ट्रेनिंग, चाहे वो डिजास्टर ट्रेनिंग हो, चाहे वो इमरजेंसी मेडिसिन की 6 मंथ की ट्रेनिंग हो, चाहे शॉर्ट कोर्स हो, सारे डॉक्टर्स को एक मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए तैयार रखना चाहिए कि अगर आवश्यकता पड़े तो तीसरी वेव के चुनौती को हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से पूर्ण कर सकें और ज्यादा से ज्यादा जानों को हम लोग सुरक्षित कर सकें। बिल्कुल, डॉक्टर जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र, मैं आपसे भी यही समझना चाहूंगी कि थर्ड वेव के लिए अपनी तैयारी कैसे रखें, जो कमियां थी थर्ड वेव में उसे किस तरीके से हमें पूरी करने की जरूरत है? देखिए, जहां तक थर्ड वेव की बात है और इसमें बड़ा स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि बच्चों को ये अफेक्ट करेगी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये, जैसे भी डॉक्टर शीतल भी कह रही थी कि ये थर्ड वेव कब आएगी या क्या होगा, ये हाइपोथेटिकल डाटा होता है। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल बात ही है कि ये बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगी, पर ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। जैसा कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में ओल्ड एज और कोमॉर्बिडिटीज के लोग, जो कंप्रोमाइज इम्यूनिटी वाले लोग थे, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आया। तो जहां तक है थर्ड वेव में भी ऐसा ही होना चाहिए। रही बात तैयारी करने की, तो जैसे अभी आपने एक सवाल उठाया कि ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है, डॉक्टर्स का इंतजाम किया जाए, तो देखिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि रातों रात डॉक्टर नहीं तैयार किए जाते। बिल्कुल, डॉक्टरों की जो एक प्रॉपर जो एक स्कैसिटी चलती चली आ रही है वो बहुत पुरानी है। और मुझे लगता है डॉक्टर जितेंद्र, फ्यूचर में हमें सीख लेनी चाहिए, फ्यूचर के लिए हमें सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि इस पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हमारी जिंदगी पूरी तरह से इस पैंडेमिक ने बदल दी है कहीं ना कहीं। चलिए कॉलर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारी कॉलर भगवती जुड़ चुके हैं। भगवती, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में। आपका सवाल क्या है? भगवती, आपका सवाल क्या है? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल कारणों के चलते हम तक आवाज नहीं आ पा रही है। डॉक्टर जितेंद्र, चूंकि आप कह रहे थे कि रातों रात डॉक्टर तैयार नहीं हो जाते और ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हमको सीखने की जरूरत है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, जैसे डॉक्टर अभी कह रही थी कि हमको PHC और CHC लेवल पे सुदृढ़ करने की जरूरत है। हम सुदृढ़ तब कर पाएंगे जब हम आप ये समझ लीजिए यूपी जो प्रोविजनल मेडिकल सर्विसेज हैं उसमें 3,500 से 4,000 पोस्ट से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है डॉक्टर। ये एक बहुत बड़ा नंबर है इस प्रदेश के लिए, जो कि रातों रात भर करके उसको पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और जो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें से 7-8 हॉस्पिटल आपके कमीशन हो चुके हैं, कुछ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आपके कमीशन होने वाले हैं। तो समय के साथ ये चीजें पूरी होंगी। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें तो डॉक्टर देवी शेट्टी, जो हमारे काफी सीनियर इंडिया के जानी मानी हस्ती हैं, उन्होंने इस समस्या का एक बड़ा सिंपल सा हल बताया था कि ये जो मेडिकल कॉलेजेस को या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो एक एलिटिस्ट अफेयर बना के रखा हुआ है, इसको तोड़ने की जरूरत है। आपको मेडिकल सीट्स बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी चीजों को कवर करना चाहते हैं तो उतनी जल्दी ही से जल्दी आपको डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए कॉलेज और कॉलेजेस में सीट दोनों बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर जितेंद्र, मुझे लगता है यहाँ पर एक ऐसा विषय जिस पर शायद बात कर लेना मुझे लगता है सही रहेगा। चूंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर बनना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेडिकल की फीस इतनी ज्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चाह कर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। जब आप 140 टीचर्स की रिक्वायरमेंट रखेंगे 100 बच्चे पढ़ाने के लिए, तो फीस तो बढ़ेगी।
आपको बेसिक अपने नियम कानून में चेंज करने हैं, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में मौजूद है, आज की तारीख में और कहीं नहीं है। ये एक अलग चीज है, ये एक बहुत अलग विषय है। इस पैंडेमिक ने सिखाया है, हो सकता है सरकारें अब इस पर ध्यान देंगी और चीजें पलटनी शुरू होंगी। बिल्कुल। डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर शीतल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। तो इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार जारी है। हमारे साथ डॉक्टर शीतल वर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार जुड़े हुए हैं, जो आपको बता रहे हैं कि कोरोना काल में आपको कैसे सावधान रहना है, अगर थर्ड वेव आती है तो आपको कैसे अपनी तैयारी रखनी है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट का। डॉक्टर शीतल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम बार बार बात करें थर्ड वेव की, थर्ड वेव आएगी, लेकिन अगर मैं सेकेंड वेव की बात करूं या फर्स्ट वेव की बात करूं, खास तौर पर उन लोगों की जिन्हें माइल्ड कोविड हुआ है, और कई रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि अगर किसी को कोविड-19 माइल्ड हुआ है और वो उससे रिकवर हो चुका है तो उसे जिंदगी भर के लिए एंटीबॉडी प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये कहना, ये कितने लोगों पे स्टडी करी गई है, अभी तो कोहॉर्ट स्टडी, जो कि एक पर्सन को आप काफी टाइम तक के लिए उसको मॉनिटर करते हैं, हर महीना उसका सैंपल लेके उसमें एंटीबॉडी टाइटर देखते हैं। जब तक आप एक लॉन्ग टाइम के लिए ये नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कंक्लूसिव आप ये नहीं बोल सकते कि एंटीबॉडी टाइटर इज गोइंग टू परसिस्ट फॉर लाइफ लॉन्ग। सो नेचुरल, ये कहना अभी बहुत अर्ली होगा मेरे ख्याल से। अभी और ज्यादा रिसर्च की और ज्यादा ऐसे पेशेंट्स की जो कि नेचुरल कोर्स ऑफ इन्फेक्शन से रिकवर किए हैं, उन पे मॉनिटरिंग करने की, और ज्यादा रैंडमाइज बड़े ट्रायल्स के साथ जब हमारे पास एक कोई डेटा होगा तभी ऐसा कह पाएंगे कि हाँ ये एंटीबॉडी कितने टाइम तक के लिए परसिस्ट करती है। यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस की बहुत वेरिंग होती है एंटीबॉडी, फ्रॉम फ्यू डेज टू सेवरल ईयर्स। तो कोविड कहाँ स्टैंड करता है ये कुछ टाइम में ही हमें पता चल पाएगा, अभी बहुत कहना जल्दी बात है। बिल्कुल। और डॉक्टर जितेंद्र, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है और बार बार कहीं ना कहीं एक उनके मन में आशंका भी है, अगर किसी को कोविड हुआ है, उसने अपनी पहली डोज ले ली है, कई रिसर्चर्स ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें सेकेंड डोज लेने की, उन्हें बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डोज में ही उनका ठीक ठाक प्रोटेक्शन उन्हें मिल रहा है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसलिए ऐसा है कि ये अगर आप इसके नाम पे ध्यान दें तो इसको नोवल कोरोना वायरस कहा गया। नोवल इसलिए कहा गया क्योंकि ये पहली बार आया है, जो मनुष्यों को ये पहली बार अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए आपके पास कोई ऐसा डाटा, जैसा भी डॉक्टर कह रही थी, कोई लंबे समय का डाटा अवेलेबल नहीं है। मुश्किल से 2 दावे नहीं कर सकते। आपको आंख बंद करके उन रिसर्चर्स पे विश्वास करना पड़ेगा जिन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। अगर एक शॉट लगाने से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती होती तो सेकेंड डोज वो क्यों बनाते? डिटेल हम मेडिकल फैसिलिटी को पता है, लेकिन मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ उस भाषा में जिस भाषा में आम पब्लिक को ये बात जा सकती है कि इस तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें। अगर आपको कोविड ले रहे हैं, उस वैक्सीन का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को पूरा फॉलो करिए, क्योंकि इतना कम डाटा अवेलेबल है कि हम इतनी जल्दी इस चीज को मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि पहले हम 2 डोज लेने वाले थे, फिर 1 डोज हमने अपनी बीमारी को 1 डोज मान लिया, 1 डोज हमने वैक्सीन को मान लिया और हम फ्री हो गए कि हम लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यून हो गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी अफवाहों में ना पड़े। और मैं आपके माध्यम से फिर आज मैं आपके करीब 3-4 प्रोग्राम में इस बात को कह चुका हूं, आज फिर इस बात कह रहा हूं, थर्ड वेव से बचने के लिए हमारे पास, अगर हम अपनी वास्तविकता को ध्यान में रखें कि हमारे अस्पतालों में हमारे पास डॉक्टर की संख्या, अस्पतालों में व्यवस्था जो भी है, हर चीज को देखते हुए वैक्सीन इकलौता हमारा एक हथियार है जो जिससे हम जोर दे करके अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जी डॉक्टर जितेंद्र, इसके लिए व्हाट्सएप और फेसबुक से ये जो आपने बताया कि इस तरह की बातें आ रही हैं कि ये सब बातें बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस से नहीं आ रही हैं। आप विश्वास करें, मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक सज्जन ऐसा माहौल बना रहे थे कि जैसे वो पता नहीं कितना बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और उनके कितने भी फॉलोअर होंगे मैं नहीं जानता, और वो ऐसी बेतुकी बात कर रहे थे कि साहब वैक्सीन का थर्ड फेज का ट्रायल चल रहा था तो इनके पास वो मटेरियल कैसे आया जिन्होंने वैक्सीन बना ली। लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करना, अरे महानुभाव, ऐसे मतलब अज्ञानी लोग बैठ करके इतना ज्ञान दे रहे हैं वैक्सीन के ऊपर कि पब्लिक
डर रही है, उसमें एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। और प्लीज मतलब पब्लिक को भी, आप लोगों को भी, मीडिया के थ्रू भी हम लोग भी जोर लगा रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगा ले, यही हमारा थर्ड वेव का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होगा। बिल्कुल डॉक्टर जितेंद्र, हम भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि देखिए वैक्सीनेशन कराना एक हथियार की तरह है। अगर आप वैक्सीनेट हो जाते तो समझ लीजिए आपको कोरोना वायरस से बचने का एक हथियार मिल गया है। डॉक्टर शीतल, चूंकि अभी हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, शायद आपने ये न्यूज सुनी होगी, डॉक्टर जितेंद्र ने भी शायद ये न्यूज सुनी होगी और देखी होगी। लखनऊ के एक व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने कोविशील्ड की दोनों डोज लगाई, लेकिन उनके बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनी, उनके उल्टा उनके प्लेटलेट्स कम हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में जब ये पूरा मामला सामने आया, इसके बाद कई ऐसे सारे लोग हैं जो वीडियोस के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जैसा कि एक व्यक्ति ने ये दावा कर दिया है कि दोनों डोज लेने के बाद उन्हें एंटीबॉडी नहीं बनी, तो भाई हम वैक्सीनेशन कराएं क्यों? अब इस तरीके के तमाम जो सवाल हैं वो लोगों के मन में आने शुरू हो गए। तो ऐसा उस व्यक्ति के साथ क्यों हुआ? जी देखिए, ये सिर्फ पैंडेमिक नहीं है, ये एक इंफोडेमिक भी है, क्योंकि इंफोडेमिक का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि मेडिकल फ्रेटर्निटी फेस कर रही है। जहां तक की वैक्सीनेशन की बात है, तो जैसे आपको पता होगा, बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो ओरल पोलियो हो, चाहे वो कई सारी बीमारियां हो, स्मॉल पॉक्स हो, हम लोगों ने वो इरेडिकेट करके दिखाया है। कुछ वैक्सीन जैसे जो किल्ड वैक्सीन होती है, उनमें बूस्टर डोजेस की जरूरत होती है। कुछ वैक्सीन जो कि जैसे हम लोग खाली मीजल्स वैक्सीन लगाते हैं, लाइव वैक्सीन, तो उसमें सिंगल डोज की जरूरत होती है। यूजुअली वैक्सीन बनाने में 10 साल तक का समय लगता है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज अप्रूवल इज नीडेड। बट बिकॉज इन दिस पैंडेमिक देयर वाज अ हाई मोर्टेलिटी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु को हम लोग खो रहे थे और बहुत ज्यादा पैमाने में लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, तो बहुत ही एक्सपेडाइट अप्रूवल्स मिले, जिसकी वजह से 6 से 8 महीने के अंदर हमें बहुत सारी वैक्सीन मिली। आज के डेट में 300 से ज्यादा वैक्सीन, मोर देन 500 आर अंडर ट्रायल्स। सो वैक्सीन पे डेटा, you have to believe it will keep on changing। जो preliminary data of the safety, immunogenicity and dosing के हिसाब से वैक्सीन आई है। हाँ, ये अभी भी हर वैक्सीन पे अध्ययन चल रहा है। सेफ्टी प्रोफाइल बिल्कुल श्योर है कि यहाँ सेफ है। एंटीबॉडी रिस्पॉन्स और डोजिंग, ये आपका जो डोजिंग है, इस पे इवैल्यूएशन चल रहा है। क्या एक शॉट लगाने के बाद ही क्या पेशेंट में सस्टेन्ड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स रहता है, ये शोध चल रहा है। अगर एक ही वैक्सीन पे जब हमारे को कोई गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस ये प्रूव नहीं कर सकता, तब तक हमें जो हमारी प्रोटोकॉल्स है उसी के तहत वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। और कोई भी वैक्सीन ये नहीं कहती कि 100% एफिकेसी है। मीन अगर आपका वैक्सीन कोविशील्ड भी है तो ये बोलता है 80 to 90% है, तो मतलब 10% लोग तो ऐसे रहेंगे ही जो लोग इम्यून नॉन रिस्पॉन्डर्स रहेंगे। बट अगर हमारा 82% से ऊपर तक का अगर हमारे यहाँ इम्यूनाइजेशन हो जाता है, तो लोगों को इनडायरेक्ट या क्रॉस प्रोटेक्टिव या हम हर्ड इम्यूनिटी भी मिल जाती है, जिससे कि पैंडेमिक को कंट्रोल करने में वो बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा। इसलिए जो लोग अगर उनका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं डेवलप करा है, कोई चिंता की विषय नहीं है। हो सकता है ये लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हो, इनका इम्यून रिस्पॉन्स इतना कमजोर था कि इम्यून रिस्पॉन्स बना ही नहीं। तो इस तरीके के पेशेंट हमारी सोसाइटी में हैं जिनका इम्यूनिटी काफी लो है। तो इस तरीके के पेशेंट में नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनता है और वैक्सीनेशन के बाद भी, लेकिन ये तादाद बहुत कम है। मैं आम जनमानस को ये पहुंचाना चाहूंगी, मैक्सिमम लोगों में एंटीबॉडी बन जाती है, इसलिए घबराने की और भ्रम की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर शीतल, मुझे लगता है हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का ही ये फल रहा कि आज दुनिया भर में भारत की वैक्सीन अपनाई भी जा रही है। और डॉक्टर जितेंद्र, गर्व की बात तो है ही, साथ ही मैं सभी डॉक्टर्स को भी सैल्यूट करना चाहूंगी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस देश को बचाया है, इस देश के लोगों को एक नया जीवन दान दिया है। डॉक्टर जितेंद्र, मैं आपसे यहाँ ये भी समझना चाहूंगी, चलिए 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन तो मिल गई, लेकिन अब बार बार मैं थर्ड वेव की बात करी, कहा यही जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी तो सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। तो बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए तो कोई वैक्सीन ही नहीं है। देखिए क्या है कि पेंडेमिक में या जब वायरस केस में आप चलते हैं तो आप एक टर्म बार बार आपने सुना होगा या बीच में पूरे पेंडेमिक में आया है, हर्ड इम्यूनिटी। जब एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं तो आपका ये जो वायरस का चेन है ये ब्रेक होता है। तो
अगर आपके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जो 18 साल से कम बच्चे को लग सकती है, तो आपके पास ऑप्शन है कि 18 साल से ऊपर वालों को जितना ज्यादा आप वैक्सीनेट कर सकें। तो वो बच्चे उन वैक्सीनेटेड लोगों के, आप एक तरह से समझ लीजिए कि एक नॉर्मल उसमें यह आएगा कि आपके वो जो 18 साल से कम के बच्चे हैं वो उन लोगों से घिरे होंगे कि जो वैक्सीनेटेड हैं। तो वायरस या जो प्रोपोगेशन ऑफ वायरस है वो उन तक नहीं हो पाए। वो बच्चे, अगर आपके 18 साल से ऊपर की एक अच्छी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाती है तो वो 18 साल से कम वाले बगैर वैक्सीनेशन के भी मोर और लेस सेफ हो जाते हैं। और क्योंकि छोटे बच्चों में जनरली कोमॉर्बिडिटीज कम होती हैं और उनका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होता है, यंग बॉडी होती है, वो बीमारियों से अच्छा फाइट करती है, तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि इतने छोटे बच्चों में अगर इन्फेक्शन आएगा नहीं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए। बिल्कुल। और अगर आपने उनको इम्यून लोगों से घेर दिया तो शायद ये थर्ड वेव का जो हमारा एक डर है वो काफी कुछ हद तक हम उस चीज को मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र, हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि 18 से ऊपर वालों को जितना ज्यादा हो सके वैक्सीनेट कराना चाहिए, लेकिन समझ लीजिए कि अगर 18 से प्लस के बहुत सारे लोग, मतलब आधे से ज्यादा आबादी ने अगर वैक्सीनेशन ले भी लिया है, लेकिन फिर भी हमने ऐसे केसेस देखे कि वो तमाम लोग भी कोविड से पीड़ित हो जाते हैं, उन्हें फिर से कोरोना हो जाता है, जिन्हें या तो पहले कोरोना हुआ है या फिर जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं। ऐसे में दोनों डोज लेने के बाद कोरोना, देखिए कोरोना कोई भी इन्फेक्शन आप वैक्सीन का लेने के बाद नहीं होने की 100% गारंटी कभी नहीं होती, लेकिन आप ये देखिए कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। वो गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ते, वो आईसीयू के लेवल पे नहीं जाते, वो उतना ज्यादा इन्फेक्शन को प्रोपोगेट नहीं करते आगे लोगों के लिए, वो उतने कंटीजियस नहीं होते, तो उनके माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं। टेस्ट में वो पॉजिटिव आए हैं पर वो बहुत इजीली और बहुत एक अच्छे तरीके से इस इन्फेक्शन को हैंडल कर लेते हैं। तो दोनों डोज लगने के बाद आप बीमार नहीं पड़ेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आपकी बीमारी की इंटेंसिटी कम होगी, आपकी जान को खतरा बहुत कम होगा। जहां आप विदाउट वैक्सीनेशन 90% आप रिस्क पे होते हैं, आफ्टर वैक्सीनेशन इट रिस्क कम्स डाउन टू 20% ओनली। तो ये इस तरह की चीज है। तो दो लोगों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी अगर मान लीजिए, देखिए दोनों डोज वैक्सीन की लेने के बाद एक बहुत कम परसेंटेज ऑफ पर्सन है जो इन्फेक्ट होते हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि 18 साल से ऊपर आप जितने ज्यादा लोगों को आप वैक्सीनेट करते जाएंगे तो परसेंटेज का खेल है, उतने ही कम लोग इन पॉपुलेशन आपको मिलेंगे जो इस तरह से बीमार पड़ेंगे। तो आप इस तरह से चीजों को सेव करके और इन्फेक्शन को और इस वायरस को के डर को किनारे लगा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, वो जो लखनऊ वाला केस था जिसमें उन्होंने सज्जन ने FIR लॉन्च करी है, जी वो उनकी एक ही डोज लगी थी और उन्होंने पहली ही डोज के बाद FIR लॉन्च कर दी कि साहब मेरे एंटीबॉडी नहीं बनी, मुझे धोखा दिया गया है। अब यही बात है कि प्लेटलेट कम हो गए। अब वैक्सीनेशन से ठीक पहले उनके प्लेटलेट की क्या पोजीशन थी ना उनको पता है ना हमें पता है। और उनका देखिए कोई भी बीमारी, कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई, जब हम किसी का इलाज करते हैं उसमें 50% इस बात पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, जो कि हमें पता नहीं होता। वही दवाई हम दो लोगों में देते हैं सेम बीमारी में, एक आदमी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स करता है। ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, इसके ऊपर इतना हो हल्ला मचा करके सोशल मीडिया पे उन्होंने बवाल काटा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत समझदारी की बात है। बिल्कुल डॉक्टर जितेंद्र, मुझे भी लगता है लोगों को ये समझना होगा कि देखिए वैक्सीनेशन कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको एक हथियार मिल जाता है कोरोना से लड़ने के लिए। डॉक्टर्स भी आपसे अपील कर रहे हैं, हम भी आपसे लगातार यही अपील करेंगे कि अगर आप 18 साल से उम्र से ऊपर हैं तो आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें। डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर शीतल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच राजस्थान से खबर आई है जहां पर आपको ये पता ही है कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई और राजस्थान में राहत के बाद कोटा में करीब 23 दिन के बाद बाजार खुले, जिससे व्यापारियों के चेहरे पर रौनक आ गई। राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए।
हम खड़े हुए हैं कोटा के हृदय स्थल बाजार गुमानपुरा में। अमूमन इस बाजार की बात की जाए तो ये बाजार कभी 11 बजे के पहले नहीं खुलता है, मगर 23 दिनों के बाद में गृह विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की और गाइडलाइन के अनुसार 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं व्यापार पूरी तरह व्यापार खुल चुका है, मगर समय सीमा निर्धारित है और समय सीमा निर्धारित होने के साथ ही 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खुलेंगे। कई दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है और कई दुकानदार यहाँ पर दुकान खोलकर तो बैठे हैं, परंतु ग्राहक यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम अमूमन कचौरी, समोसा, नाश्ता और बेकरी के लिए होता है। मगर जो जूते हैं, जूता, कपड़ा और जो और बाजार है उसमें चहल पहल दिखाई नहीं दे रही है। जो पेट्रोल पंप है उनमें भी 11 बजे से तक ही आम आदमी निजी वाहनों में पेट्रोल भरा सकेगा। सामने की तस्वीरें पेट्रोल पंप की है, कि गुमानपुरा का पेट्रोल पंप है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। क्योंकि समय सीमा निर्धारित है और समय सीमा निर्धारित होने के साथ साथ ही यहाँ पर हर कोई चाहता है कि मैं 11 बजे के पहले घर पहुँचूँ और घर पहुँचने से पहले अपनी गाड़ी या अपने वाहन में पेट्रोल डलवा लूँ। इसलिए यहाँ पर पेट्रोल पंपों पर भी काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। साथ में ही जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कई व्यापारी जो हैं इसी लॉकडाउन की समय सीमा को लेकर नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 6 से 11 का समय गलत है और इस समय को परिवर्तित किया जाए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर।